कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इस साल नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच है वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में अच्छी खबर आई है जहां तक भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों का सवाल है। 2 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया, वो चाहते हैं कि निगोशिएशंस आगे बढ़े, बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार उनके बयान का स्वागत भी किया है और अब कॉमर्स मिनिस्टर सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नवंबर तक ये बातचीत हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दोबारा से जो फोकस है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर जाता है, जिस पर फरवरी में ही समझौता हुआ था इस साल। आपके नज़र में इसका भारत अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में क्या महत्व है? व्हाट विल चेंज? क्या बदलेगा जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा? तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका बेसिक कारण ये है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये 2 सबसे बड़े इम्पोर्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के जी दुनिया में। तो इस बीटीए से जो संबंध हैं, जो एमएनसीज अमेरिका में हैं, जो अमेरिका में इंपोर्ट करती हैं, जो बाहर प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए ये एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि सर्टेनिटी हो जाएगी और वो आसानी से इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। जैसे एक उदाहरण हमारे पास आ गई है एप्पल का मोबाइल प्रोडक्शन में, पर अगर जब बीटीए हो जाएगा तो और कई ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एडीपी जिसको कहते हैं, जिसको कंप्यूटर्स आप जनरली कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कई इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीज़ों का उनको सर्टेनिटी मिलेगी उनको। और वो क्योंकि अगर इन्वेस्ट करना हो तो थोड़ी सर्टेनिटी चाहिए हो, जितनी अनसर्टेनिटी होती है लोग उतना कम इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली। तो इस बीटीए से ये सर्टेनिटी हो जाएगी और उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी ताकि इन्वेस्ट करें, उसको एक्सपोर्ट करें, कुछ उनके कंपोनेंट इंपोर्ट करें। तो सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है वो उसको बढ़ावा मिलेगा और उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग में जो रोज़गार मिलता है, जो आप सुनते होंगे कई जगह पे क्या कहते हैं विमेन लड़कियां या विमेन को फीमेल एम्प्लॉयमेंट जैसे कह रहे हैं हो रही है। आपने सुना होगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रोज़गार मिलती है, तो रोज़गार भी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगी, विमेन वर्कफोर्स की संख्या बढ़ेगी। पर निश्चित तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा, बल्कि उस डिमांड को, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए भारत में अर्थव्यवस्था में भी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, आपको लगता है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा? क्योंकि जब वहाँ बाजार खुलेगा तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बेस है उसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उस नीड को, उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए ज़्यादा निवेश होगा मैन्युफैक्चरिंग। सो ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। हम सोचते हैं जैसे हमारा देश है वो 5वीं रैंक में है मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी, पर इशू ये होती है कि जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिक रहे हैं वो थोड़े फ़र्क होते हैं। तो ऐसे ही लेके हमारे पास ऑर्डिनरी फ़ोन तो हम कितने सालों से कर रहे हैं, पर वो पर्टिकुलर फ़ोन की मार्केट नहीं है बाहर। तो एडवांटेज ये होता है कि जब उनकी कंपनीज आती हैं तो वो उसी चीज़ जो वहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, जिसकी मार्केट है, वो बनाती हैं। एक बार ही बन जाए तो हम बना सकते हैं, पर वो जो इनिशियल कांटेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नए प्रोडक्ट के लिए। हाँ, मोबाइल का तो अब हो गया ना, वो इनिशियल एप्पल ने शुरू किया, अब देखो बूम हो रहा है। ऐसे ही कई और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये होगा। उससे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि बड़े शेयर बढ़े और डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें बढ़ाना है, तो और रोज़गार मिले, तो वो सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं? क्या आप कोई एक दो? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने 2 सेक्टर बोले हैं, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके साथ थोड़ा जिसको थोड़ी और डिले मिलती है या आस्ते होता है,
उसमें इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो एक तो ये सारा कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रिकल, और दूसरी चीज़ें जो जैसे टेक्सटाइल्स है, शूज़ है, ये सब चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगेन जहाँ टेक्सटाइल हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं पर वो ज़्यादातर नीश प्रोडक्ट होते हैं, तो जो मास स्केल प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम कम हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिक्स्ड फाइबर होता है, ओके, हम कॉटन का एक्सपोर्ट बड़ा करते हैं। तो ये नई नई प्रोडक्ट्स जो जिनकी वहाँ पे डिमांड है, जहाँ बढ़ रही है, वो चीज़ें बढ़ेंगी। जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कम्पिटिटिव हैं, पर कितनी मार्केट में हम हैं ही नहीं प्रेजेंट। ओके, सो मैं समझ गया। तो नए सेक्टर्स में, हाँ, नए सेक्टर मतलब सेक्टर का नाम वही है, टेक्सटाइल ही है, पर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स जैसे मैंने पहना हुआ है, पर वहाँ पे मिक्स्ड फैब्रिक्स चलते हैं, मैन मेड फाइबर्स और टाइप के, वो नहीं हम एक्सपोर्ट करते इतना ज़्यादा, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। सेम थिंग जूते, हम लेदर गुड्स, लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, पर वहाँ कई टाइप के प्लास्टिक, रबर और कई दूसरे टाइप के जूते, तो जो सेक्टर है वो शूज़ ही है, जूते, पर उसके टाइप ऑफ जूते कितने डिफरेंट टाइप्स के जूते हैं, तो वो एक्सपेंशन की जरूरत होगी। Exactly. एक चीज सवाल चीन को लेके था। हमेशा से आप ये कहते रहे कि ग्लोबल ट्रेड का इक्विटेबल होना बहुत जरूरी है, एक देश पर डिपेंडेंस ठीक नहीं है। हमने देखा कोरोना संकट के दौरान जब चीन में फैक्ट्रियां बंद होने लगी तो पूरी दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक बाजार था वो प्रभावित हुआ, खास करके मेडिकल प्रोडक्ट्स का। एक्चुअली मेडिकल प्रोडक्ट्स अब डेटा में दिख रहा है, उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब जो ये अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ एक एफटीए फाइनलाइज होने वाला है, तो आपको लगता है कि इससे चीन पर जो दुनिया के विकसित देशों की निर्भरता थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर, वो भी कम होगी? तो हमने कहा कि पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो क्यों करेंगे? उनको फ़ायदा ये है कि जो जिसको कहते हैं मोनोपोली, आजकल कई प्रोडक्ट्स हैं जो चीन की वर्चुअल मोनोपोली कहते हैं, मतलब मोनोपोली टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, पर बहुत सारा कई प्रोडक्ट्स में बहुत सारा डिपेंडेंस है उन पे, राइट? जैसे आपने उदाहरण दिया मेडिसिन और चीज़ों का, तो अगर कंपेटिटिव सप्लाई चेन इंडिया में बनेगी इस दौरान, इस प्रोसेस में, तो वो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन से जो बायर्स हैं, जो खरीद रहे हैं वहाँ पे, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बेटर क्वालिटी, कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है, प्राइसेस गिरती हैं, तो उनको कंपेटिटिव सप्लायर एक और कंट्री या दो कंट्री बने, उससे फ़ायदा होगा। तो उससे ग्लोबल ट्रेड जो है वो ज़्यादा कंपिटिटिव भी होगा, इक्विटेबल भी होगा, और डिपेंडेंस चीन पे कम होगा। एक सवाल था कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होगी, जब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जो फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपका क्या असेसमेंट है इसका एक अर्थशास्त्री के तौर पर, कि अगर इसेंशियल कमोडिटीज़ पर, वाइट गुड्स पर बहुत बड़े स्तर पे अगर रेट में रिलीफ दिया जाता है आम आदमी को, तो इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? क्या आपने कोई असेसमेंट किया है कि जीडीपी कितना बढ़ सकती है इस फैसले से? तो जो डिटेल है वो तो आपने औरों से पूछी होगी, तो मैं मैक्रो इफेक्ट्स जिसको कहते हैं वो बताऊंगा आपको, अनलेस यू वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। तो मैक्रो इफेक्ट 3 टाइप के इफेक्ट होंगे इसकी, सिंप्लीफिकेशन और रिफॉर्म ऑफ जीएसटी के। एक तो होगा कंजम्पशन पे, प्राइवेट कंजम्पशन, क्योंकि कई चीज़ें जो एवरीडे यूज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल जिसको कहते हैं, या ड्यूरेबल्स कहते हैं, हाउस होल्ड, हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज़, वाइट गुड्स, कार्स, इन सब चीज़ों में कम हो रही है और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उससे जो कंज्यूमर्स है कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इफ़ेक्ट उसका होगा कि जो कंजम्पशन शेयर है, प्राइवेट कंजम्पशन जो थोड़ा धीमा था पैंडेमिक के कार्य, वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। तो पैंडेमिक लेवल, हाँ, प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा कम था पैंडेमिक करके, तो वो रिस्टोर हो जाएगा। ओके, और दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कभी रूरल डिमांड नहीं है या कभी अर्बन नहीं है, तो उसका काफ़ी तक इससे सोल्यूशन होगा। पर और लोगों को ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, कंजम्पशन वो क्यों करेंगे,
क्योंकि उनके लिए अच्छा है, कम प्राइसेस हैं, जो भी है, हाँ सस्ता है। तो दूसरा इफेक्ट इसका है इन्वेस्टमेंट पे। जैसे ही क्योंकि लोग फोकस कर रहे थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उनको जो दिखती है तो वो किस चीज़ पे है, जो कंज्यूमर आइटम्स आप देख रहे थे उसमें इन्वेस्टमेंट रिकवरी थोड़ी स्लो लग रही थी। हाउसिंग में तो काफ़ी रिकवरी हुई है। हाउसिंग में जो घर बनाने में रेजिडेंशियल और जो सीमेंट स्टील वगैरह उसमें हो गई है, पर जो एवरीडे आइटम्स है उसमें अब इन्वेस्टमेंट की रिकवरी होगी। जैसे ये कंजम्पशन बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी भी होगी। कंपनीज भी encourage होंगी कि वो ज़्यादा निवेश करें इन चीज़ों में, जिस चीज़ की हमने बात की है। और तीसरा ये होता है जो थोड़ा अंडरलाइंग होता है, जो सिंप्लीफिकेशन करो तो डिस्प्यूट्स, जो लीगल डिस्प्यूट्स हो रही थी, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, ये वो जो टाइम लोग खर्चते थे, जो हमारा 75 तीन चौथाई जो हमारी एंटरप्राइज है वो एक आदमी की एंटरप्राइज है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि जीएसटी भरो, कैसे भरो। तो जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना वो टाइम अपनी प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे दे सकेंगे, तो एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिंप्लीफिकेशन होगी, ज़्यादा लोग जीएसटी सिस्टम में आएंगे, जो 5% का सिस्टम, कंप्लायंस भी बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिंप्लीफिकेशन, जो मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट है वो भी सिंपलर हो जाएगी। क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो सब सिंपल हो जाता है, अकाउंटिंग सिंपल हो जाती है। तो ये सारों चीज़ों से आस्ते आस्ते जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है इकोनॉमी की, वो बढ़ती है। सो तीन चीज़ें, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट्स। तो इन सब का फिर मिला जुला जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, उससे जीडीपी पे कितना असर पड़ेगा? तो जीडीपी देखिए, जब से हमने पिछली बार बात की है, दो तीन बड़े इवेंट हुए। एक तो टैरिफ वहाँ यूएसए से कई कंट्रीज़ पे लगाए, हमारे पे लगाए, तो उन सब चीज़ों का, अनसर्टनिटी वगैरह का जनरली नेगेटिव इफेक्ट सब पे हो रहा है और एक्सपेक्टेड था। तो जीएसटी उसको काउंटर करेगी। तो जीएसटी रिफॉर्म और दूसरे रिफॉर्म, हमने टाइम नहीं है डिस्कस करने के, पर बजट से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एट्सेट्रा कई रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो वो सब मिलजुल के मेरे हिसाब से रफली जो हमारा पहले फोरकास्ट था, बिफोर ये सब चीज़ें हुई हैं, जो मैंने आपको भी दिया हुआ है, वो था 6.5% जीडीपी ग्रोथ, 6% 5, सो आई मीन डेसिमल, हाँ 6.5% दशमलव। तो मेरा जजमेंट ये है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये आपस में ऑफसेट होके रफली वही आउटकम होगा एंड ऑफ द ईयर पे 6.5। पर थोड़ी अनसर्टनिटी अभी है और चीज़ों में, जैसे ऑयल प्राइसेस वैसे तो कम हुई हैं पर अभी कुछ पक्का नहीं है। तो ये सारी मिला के 6.5% ही होगा, जो मैंने शुरू में साल के आपको बोला था, प्लस माइनस 0.5%। प्लस माइनस 0.5, इसका ये मतलब हुआ कि प्लस 0.5 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि और चीज़ें हमने जो डिस्कस नहीं की हैं वो भी बीच में इन्फ्लुएंस आ रही हैं। जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है, और देखिए, हाँ कब होगा एग्जैक्टली, कब इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, अभी यूक्रेन वॉर की अनसर्टनिटीज चल रही हैं, अभी भी वहाँ यूएस सैंक्शन, आई मीन रशियन सैंक्शन वगैरह, वो सब बातें चल रही हैं। तो सब अनसर्टनिटी थोड़ी रहती है ना, तो उसका इफेक्ट हम अभी एग्जैक्टली कैप्चर नहीं कर सकते, वही रेंज रह जाती है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीति आयोग से मेरे कैमरा सहयोगी शिव तिवारी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।